खिलौने की दुकान पर तरह तरह के खिलौने देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं उनको हाथ लगाते हुए खुशी से देख रही थी और आगे बढ़ती जा रही थी। तभी एक सुनहरे बालों वाली बार्बी डॉल मुझे पसंद आ गई और मैंने उसे हाथों में उठा लिया। और जैसे ही पीछे मुड़ी तो मेरी चाची नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा, फिर दिल में सोचा, ये चाची कहाँ गई। मैं बेख्याली में बार्बी डॉल अपने सीने से लगाए दुकान से बाहर निकलने लगी कि तभी दुकानदार ने मुझे पकड़ लिया। बोला, गुड़िया लेकर कहाँ जा रही हो तुम। तो मैंने डॉल को देखा, फिर दुकानदार अंकल को देखा और फिर दुकान के दरवाजे से बाहर की तरफ देखने लगी और बहुत ही परेशानी से बोली, मेरी चाची मेरे साथ थी, पता नहीं कहाँ गई। कौन चाची? हमने तो किसी को नहीं देखा, दुकानदार ने मुझे घूरते हुए कहा। मैंने कहा, मेरी चाची अभी मेरे साथ ही दुकान में आई थीं। दुकानदार बोला, लेकिन वो दुकान के अंदर तो नहीं आई, हमें क्या पता तुम किसके साथ आई हो। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं अपनी चाची के साथ आई थी। तुम जरूर अपनी चाची के साथ आई होगी, लेकिन ये गुड़िया रख दो। अंकल ने मेरे हाथ में थामी हुई उस बार्बी डॉल की तरफ इशारा किया। मैंने बार्बी डॉल को देखा और कहा, थोड़ा इंतज़ार करें, मेरी चाची आती ही होंगी। मेरी बात सुनकर दुकानदार बोला, ठीक है, जब इस गुड़िया के पैसे तुम्हारी चाची दे दें तो ये गुड़िया लेकर चली जाना, लेकिन अभी फ़िलहाल ये गुड़िया रख दो और बाहर जाकर अपनी चाची को ढूंढो। मैंने बहुत ही बुझे दिल के साथ गुड़िया दुकानदार के हवाले कर दी। मेरी आंखों में उस वक्त ढेर सारे आंसू उमड़ आए थे। मैं दुकान से बाहर खड़ी थी और दाएं बाएं दूर दूर तक आंखें फैलाकर चाची को ढूंढने लगी। या मेरे अल्लाह, चाची कहाँ चली गईं। मेरे दिल में डर आने लगा। असर की अजानें शुरू हो चुकी थीं। जिस बाजार में मैं खड़ी हुई थी उससे होकर एक रेलवे लाइन भी गुजरती थी। मैं दुकान से बाहर आकर फुटपाथ पर बैठ गई और चाची का इंतज़ार करने लगी। इस इंतज़ार में 2 घंटे गुजर गए, चाची का कोई अता पता नहीं था। वही दुकानदार अंकल अपनी दुकान से बाहर आए और मुझे बुलाकर कहने लगे, गुड़िया, तुम्हारी चाची अभी तक नहीं आई क्या। तो मैंने परेशानी से अपना सिर ना में हिला दिया। मेरी बात सुनकर वो दुकानदार दोबारा अपनी दुकान के अंदर चला गया और मैं फिर से परेशानी में इधर उधर देखने लगी। अब मगरिब की अजानें भी शुरू हो चुकी थीं। मेरे दिल में ख्याल आया, तो क्या चाची मुझे जानबूझकर यहाँ छोड़कर चली गई हैं। ये ख्याल ही कितना डरावना था। मैं उठकर खड़ी हो गई। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहाँ जाऊँगी। मुझे तो अपने घर का रास्ता भी नहीं पता। मैं बार बार अपनी आंखों में आंसू साफ कर रही थी। मेरे आसपास धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा था। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ अब मुझे साफ सुनाई देने लगी थी। उसी दुकानदार अंकल ने मुझे अपनी दुकान के अंदर बुला लिया और मैं दुकान में चली गई। वो बोला, तुम कब तक बैठी रहोगी, अब तो रात भी होने वाली है और सब दुकानें भी बंद होने वाली हैं। तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, कल सुबह आ जाना। हो सकता है कल तुम्हारी चाची तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएं। लेकिन मैंने दुकानदार अंकल के साथ जाने से मना कर दिया, जिस पर अंकल मुझे समझाने के लिए मेरे पास आए और फिर अचानक ही उन्होंने मुझे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। मैं मचलने लगी और उनकी गोद से निकलने की कोशिश करने लगी। उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रखा और ज़ोर से मेरे गाल को चूम लिया। मैं चिल्ला तो नहीं सकती थी क्योंकि मेरा मुंह उसने ज़ोर से अपने हाथों से बंद कर रखा था, लेकिन मैं अपने हाथ पैर तेज़ी से चला रही थी और अपने नाखूनों से उसके हाथों को खुरचने लगी। तो एकदम ही उन्होंने अपना हाथ मेरे मुंह से हटा लिया, लेकिन उन्होंने मुझे गोद से नहीं उतरने दिया। मुझे अपनी बाहों में जकड़े रखा। इससे पहले कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती, उसने फ़ौरन मुझे फर्श पर गिराया और दरवाजे को बंद कर लिया। दरवाजे पर हरे रंग का शीशा था, जिसे आप अंदर से बाहर तो देख सकते थे, लेकिन बाहर से अंदर का हाल मालूम नहीं होता था। और फिर इसी बात का फ़ायदा उठाकर दुकानदार अंकल ने दरवाजे को लॉक कर दिया और फिर वो अपनी शैतानी मुस्कुराहट और अपने गंदे इरादों के साथ मेरी तरफ बढ़ा। उसने अपनी शर्ट उतार दी थी और फिर उसने मेरे दुपट्टे को खींचकर एक तरफ फेंक दिया और मुझे अपनी तरफ खींचकर बोला, मेरी शहजादी, डरती क्यों हो, आ जाओ मेरे पास। मैं बोली, अंकल मुझे जाने दो। मैं रो रही थी, लेकिन उस पर मेरे रोने का कोई असर नहीं था। बोला, हाँ तो चली जाना मेरी जान, और वो बार्बी डॉल भी अपने साथ ले जाना। वो मुझे लालच देते हुए बोला, बस चीखना चिल्लाना नहीं, जो मैं कहूँ वही करती जाओ। हवस भरी नज़र वो मुझ पर जमाते हुए बोला और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं रोते हुए बोली, अंकल मुझे जाने दो। मैंने अपने हाथों को जोड़ते हुए कहा। उसकी भूखी नज़रें मेरे जिस्म के आर पार होने लगी थीं। अपनी बेताबी में मेरे दुपट्टे को उतार कर वो फेंक चुका था और अब वो मेरे बहुत पास खड़ा था। उसकी तेज चलती हुई सांसें मैं अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी।
अब उसके गंदे हाथ मेरे जिस्म को छूने लगे। मैं गिड़गिड़ाने लगी, अंकल छोड़ दें मुझे। लेकिन उस दरिंदे पर कोई असर नहीं था। मेरी कोई मिन्नत, मेरी कोई इल्तिजा, मेरा कोई आंसू उसकी हवस की भूख शांत नहीं कर रहा था। वो जान चुका था कि मैं अकेली हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरे अपने खूनी रिश्ते मुझसे जान छुड़ाकर मुझे यूं बाजार में छोड़कर चले गए हैं। मैं 8वीं क्लास की जवान होती बच्ची उस 40 साल के हट्टे कट्टे मर्द का क्या बिगाड़ सकती थी। उसे पता था कि मेरी मदद के लिए अब कोई नहीं आएगा और वो इस मौके को हाथ से कैसे छोड़ सकता था। अब मैं उसकी ताकत के आगे अपनी हिम्मत छोड़ने लगी थी। वो मुझे ज़मीन पर गिरा चुका था। मैं चीखने लगी, लेकिन मेरी चीखों की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं था। फिर मैंने अपने अल्लाह को याद किया, या अल्लाह, तेरी मखलूक में कोई ऐसा नहीं जो मेरी मदद करे। या अल्लाह, किसी को भेज दे, कोई तो मेरी मदद करे। मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है। मेरे अल्फाज मुंह से निकलने की देर थी कि दुकान में एकदम से जैसे जलजला सा आ गया। हर चीज़ थरथराने लगी थी। वो आदमी उस मौके पर दुकान में होती हलचल को देखा तो एकदम से डर गया। अभी उसे संभलने का मौका भी न मिला था कि दुकान का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ पूरा का पूरा खुल गया और दुकान के तमाम शीशे किसी ब्लास्ट की तरह टूटकर चकनाचूर हो गए। इससे पहले कि वो मुझे पूरी तौर पर रौंद डालता, इस आफत पर वो मुझे छोड़कर ऊपर उठा ही था कि मैं फ़ौरन अपना दुपट्टा उठा के खुले दरवाजे से बाहर निकली और नंगे पैर भागती चली गई। बाजार की गलियां अब ख़त्म हो चुकी थीं। आगे रेलवे लाइन थी। मैं रेलवे लाइन के बीच भाग रही थी और पीछे भी नहीं देखना चाहती थी कि कहीं वो जलील आदमी मेरे पीछे पीछे ना आ रहा हो। फिर भी मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक मेरा पीछा करता हुआ मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। रात गहरी हो चुकी थी और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी मेरे कानों में साफ सुनाई पड़ने लगी थी। अब मुझे रोना नहीं आ रहा था, बल्कि मुझे ये फिक्र सताने लगी कि ये रात कहाँ बसर करूँगी। मैं उस दरिंदे इंसान से तो बच गई थी, लेकिन अभी आगे मेरे साथ क्या होगा मैं कह नहीं सकती थी। अचानक मैं थक हार कर रेलवे लाइन के पास ही बैठ गई। तभी मुझे 2 मर्दों के आपस में बात करने की आवाज़ आई और मैं इतना ज़्यादा डर गई कि मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मैंने सिर उठाकर इधर उधर देखा, लेकिन आसपास तो कोई भी न था। सामने मुझे प्लेटफार्म नज़र आ रहा था, जिसके पास ही एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था और उसके नीचे एक बेंच भी पड़ा हुआ था। बिजली के खंभे पर एक बहुत ही कम रोशनी का बल्ब जल रहा था। बढ़ते हुए अंधेरे में मुझे ये भी गनीमत लग रहा था। मैं बेंच पर जाकर बैठ गई। बरगद की पेड़ की शाखाएं उस बेंच के आसपास फैली हुई थीं। मैं सामने बनी छोटी सी इमारत को देखने लगी। उसके गेट पर एक बड़ा सा ताला था। उसमें एक खिड़की थी जिसे मैंने खोलने की भी कोशिश की, लेकिन वो बंद थी। मैं सोचने लगी, या अल्लाह, मैं क्या करूं? ये पूरी रात कहाँ गुजारूं? कि तभी अचानक मेरी नज़र बरगद के पेड़ पर गई और मेरी आंखें चमकने लगीं। मुझे अपने बचाव का हल तो नज़र आ गया। मैंने सोच लिया था कि अगर मुझे कहीं और ठिकाना ना मिला तो मैं पेड़ पर चढ़कर रात गुजार लूँगी। कम से कम रात इज्जत के साथ तो बसर हो जाएगी। ये फिक्र दूर होने के बाद अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे बहुत तेज़ भूख और उससे भी कई गुना ज़्यादा प्यास लगी है। भूख का तो मसला नहीं था, वो तो मैं बर्दाश्त कर ही लूँगी, लेकिन प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरा गला सूख रहा था। मैं दाएं बाएं नज़र दौड़ाने लगी तो मुझे ज़रा से फासले पर पानी का एक नल नज़र आया। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और तेज़ी से नल की तरफ बढ़ी ताकि पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकूं और पानी पीकर जल्दी से उस पेड़ पर चढ़ जाऊं, जिससे कि मुझे कोई देख न सके। मैं जल्दी जल्दी कदम उठाती हुई उस नल की तरफ बढ़ने लगी। नल को चलाकर मैं पानी पीने लगी। तभी मैं अभी पानी पी ही रही थी कि मुझे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी जान हलक में आ गई। वही दुकानदार अपने जैसे 2 भेड़ियों के साथ मेरे सामने खड़ा था। मैं पीछे मुड़कर भागने ही वाली थी कि उसके 2 साथी तेज़ी से मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैं पीछे मुड़ी तो वो दुकानदार अपनी शैतानी मुस्कुराहट लिए मेरे सामने खड़ा था और उन भेड़ियों का घेरा मेरे आसपास तंग होने लगा। मैं भागने के लिए अपना दिमाग चलाने लगी और फिर जैसे ही मैंने उनके बीच से भागने की कोशिश की तो उसके 2 साथियों ने मुझे बाजुओं में दबोच लिया। मैं चीखने ही वाली थी कि उनमें से एक ने मेरा मुंह जोर से अपने हाथों से बंद कर दिया और फिर तेज़ी से घसीटते हुए वो मुझे उस दुकानदार के पीछे पीछे ले जाने लगे। उस दुकानदार ने प्लेटफार्म पर मौजूद कमरे के दरवाजे के ताले को चाबी से खोला। मेरी बुरी किस्मत कि मैं उसी जगह आ गई थी जहां उस दुकानदार का खाली घर पड़ा हुआ था।
उसके साथियों ने मुझे ज़ोर से अंदर की तरफ धकेल दिया तो मैं जाकर ज़मीन पर गिरी। मेरे हाथ और घुटने ज़मीन पर गिरने से छिल गए थे। वो तीनों तेज़ी से कमरे के अंदर दाखिल हुए और दरवाजे को कुंडी लगा दी। दुकानदार मेरी तरफ आया और मुझे बालों से पकड़कर अपने सामने खड़ा करते हुए बोला कि तुझे भागने की बहुत जल्दी थी ना, अब भाग कर दिखा। फिर उसने बाल छोड़कर मेरे दुपट्टे को खींचकर फेंक दिया। मैं चीखने लगी। तभी एक जन्नाटेदार थप्पड़ दुकानदार ने मेरे मुंह पर मारा और मैं दोबारा ज़मीन पर गिर गई। वो दोनों मेरे आसपास खड़े शैतानों की तरह कह कहे लगा रहे थे। मैं उन तीनों की तरफ हाथ जोड़ते हुए रोने लगी। उन तीनों में से एक ने मेरे पैर के ऊपर इतनी ज़ोर से पाँव रखा कि मैं दर्द से बिलबिला उठी थी। वो मुझे धमकी देकर बोला कि अगर मैं इसी तरह चीखती रही तो वो मेरी टांगें तोड़कर बाहर फेंक देंगे। मैंने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोकने लगी। इससे पहले कि वो तीनों शैतान मेरी इज्जत को तार तार करते, कमरे में एक भारी भरकम आवाज़ सुनाई दी। वो तीनों घूमकर पीछे मुड़े तो उनके सामने एक बड़ी सी काली चादर में लिपटा हुआ एक नौजवान नजर आया, जिसका पूरा चेहरा चादर में छुपा हुआ था। वो तीनों घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए हो? फिर उनमें से एक शख्स बोला, मैंने तो कमरे को अच्छी तरह कुंडी लगाई थी, कमरे में आने का कोई और रास्ता भी नहीं, फिर ये अंदर कैसे आ गया? उसके लहजे में हैरानगी थी। वो तीनों ही चुपचाप खड़े थे और काली चादर में लिपटे उस नौजवान लड़के की तरफ देखे जा रहे थे। इस बच्ची को छोड़ दो। अचानक उसकी गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी। इस बच्ची को छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? क्या लगती है ये तेरी? और कौन हो तुम? दुकानदार जलते हुए लहजे में बोला, मैं जो भी हूँ तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। बेहतर यही होगा कि इस बच्ची को आज़ाद कर दो, बनना क्या? उनमें से एक शख्स ने अपनी दिलेरी दिखाते हुए कहा। तभी एकदम कमरे में तेजी से गंदी बदबू फैलने लगी। काली चादर वाले का चेहरा तो चादर से ढका हुआ था। अचानक ही चादर खुद ब खुद उसके चेहरे से सरकने लगी। हालांकि उसके दोनों हाथ नीचे लटक रहे थे, लेकिन चादर उसके चेहरे से खुद ब खुद हट रही थी। और जब उस इंसान ने अपनी आंखें उठाकर उन तीनों की तरफ देखा तो उन तीनों की चीख निकल गई। मैं उस लड़के का चेहरा नहीं देख सकी थी। वो तीनों एक दूसरे के साथ लिपट गए, लेकिन फिर किसी ताकत ने उन्हें एक दूसरे से अलग किया और वो तीनों दीवार के साथ जाकर अपना सर मारने लगे। वो बार बार अपना सर दीवार में मार रहे थे, यहाँ तक कि उनका सर लहूलुहान हो चुका था और वो तीनों बेहोश होकर गिर चुके थे। कमरे में बहुत गंदी बदबू फैल चुकी थी और उस गंदी बदबू की वजह से मुझे उबकाई आने लगी थी, साथ ही मुझे बेहोशी आने लगी थी। एकदम से वो नौजवान मेरे पास आया। इससे पहले कि मैं पूरी तरह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती, उसने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे हवा में उड़ा कर ले जा रहा है। मेरी आंखें बंद थीं और जब खुलीं तो मैंने खुद को बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर बैठा हुआ देखा। उस पेड़ के ऊपर एक मचान भी बनी हुई थी। मुझे जागता देखकर उस नौजवान ने कहा कि सामने बने मचान पर जाकर सो जाओ। मैं चुपचाप उठकर उस मचान की तरफ बढ़ने लगी कि मेरा पैर फिसला। मैं अभी नीचे ही गिरने वाली थी कि उस नौजवान ने मुझे थाम लिया और मचान तक पहुंचा दिया। यहाँ पर खाना और पानी भी रखा हुआ था। उसने मुझे खाने के लिए कहा और फिर न जाने वो अचानक कहाँ चला गया। मैंने डरते डरते खाना खाया, पानी पिया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपने बाजुओं का तकिया बनाकर मैं वहीं लेट गई। एक खिलौने से शुरू होने वाले सफ़र ने मुझे ज़िंदगी का बहुत ही कड़वा सबक दे डाला था। मेरी ज़िंदगी में खिलौने हसरत बनकर रह गए थे, लेकिन अब मुझे अपनी इस हसरत से नफरत सी होने लगी थी। अगर मैं उस दिन चाची के बच्चों से खिलौने न छीनती तो चाची के दिमाग में मुझे घर से निकालने का इतना भयानक मंसूबा ना आता। मैंने उस दिन चाची के बच्चों से खिलौने छीने थे। उनके बच्चों ने मेरी जमकर पिटाई की थी। मैं रोते रोते कमरे में चली गई थी। तभी चाची कमरे में आई थीं और मुझसे कहने लगीं कि तुम सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें दुकान से और ढेर सारे खिलौने लेकर दूंगी। और पूरी रात मुझे खुशी के मारे नींद नहीं आई थी। और जब मैं उनके साथ बाज़ार खिलौने ख़रीदने के लिए आई तो वो मुझे यहाँ बाज़ार में छोड़कर गायब हो गई थीं। मैं नहीं जानती थी कि वो खिलौनों की आड़ में मुझे यूँ घर से निकालने वाली हैं। मैं ये बात तो बहुत अच्छे से जानती थी कि वो मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन वो मुझे मेरे ही घर से निकाल कर बाहर करेंगी, इसका मुझे अंदाज़ा न था। काश मुझे ये बात पता होती तो मैं कभी उनकी बातों में आकर उनके साथ घर से बाहर न निकलती। एक के बाद एक पास्ट का वाक़या मेरे सामने आने लगा और मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। चाची हमेशा मुझे न दीदी लालची कहकर मेरे हाथ से खिलौने झपट कर अपने बच्चों को दे दिया करती थीं
और मैं कोने में बैठकर रोती अपनी आंखों को अपने हाथों से मलते मलते चाची के बच्चों को अच्छे अच्छे खिलौनों से खेलता हुआ देखती रहती। और फिर जब सब्र न आता तो उनके पास आकर बैठ जाती, तो वो अपने खिलौने समेटकर अपने कमरे में चले जाते और वहाँ खेलने लगते। मैं सोचती कि काश मेरे भी पास कोई खिलौना होता। मेरे बाबा एक फैक्ट्री में काम करते थे, इसलिए उनकी तनख्वाह बहुत ही कम थी। इसके बावजूद भी मेरी माँ को उन्होंने कभी काम करने की इजाज़त ना दी। वो जैसे तैसे करके खुद ही घर का खर्चा चला रहे थे। लेकिन उनकी अचानक मौत के बाद माँ ही इस घर का निजाम चलाने की कोशिश कर रही थीं। लोगों के कपड़े सिलाई करते करते वो अपना और मेरा खर्चा उठा रही थीं। ये घर जिसमें हम रह रहे थे दादा ने अपनी ज़िंदगी में बनवाया था, और उनकी मौत के बाद वो ये घर अपने दोनों बेटों के नाम पर कर गए थे। उसके 2 पोर्शन थे। नीचे पोर्शन में चाचा की फैमिली रहती थी, जबकि ऊपर वाले पोर्शन में हम लोग रहते थे। मेरा कोई बहन भाई नहीं था। जब तक बाबा जिंदा थे बहुत अच्छा वक्त गुजरा था। उन्होंने कभी मेरी माँ को कोई तकलीफ़ नहीं होने दी, बल्कि मेरी माँ जब लोगों के कपड़े सिलाई करती थीं तब भी वो मेरी माँ को डांट दिया करते थे। कहते, दिन भर हलकान होती रहती हो। और उस समय जब मशीन को समेट कर एक कोने में रख देते थे। सुबह जब बाबा काम पर चले जाते तो मम्मी सिलाई मशीन निकाल कर लोगों के कपड़े सिलाई करती, क्योंकि वो जानती थीं कि सिर्फ एक कमाई से घर का खर्च नहीं चलना था। महंगाई बहुत थी। बाबा की कमाई से तो घर का राशन, बिजली, गैस के बिल ही पूरे हो पाते थे। इसलिए उन्होंने अपनी सिलाई का काम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू कर दिया था, ताकि इतना हाथ खुला हो जाए कि वो मुझे आसानी से किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करवा सकें। लेकिन स्कूलों की फ़ीस इतनी ज़्यादा थी कि मेरी माँ यहाँ पर मजबूर हो गई। फिर मेरी माँ ने घर के पास ही स्कूल में एडमिशन के लिए पता करवाया। किताबें, यूनिफॉर्म का खर्चा मालूम होने पर वो थोड़ा सा परेशान भी हुई थीं। लेकिन फिर उन्होंने सिलाई के कपड़े ज़्यादा लेने शुरू कर दिए, और उन्हें पूरा करने के लिए वो जिस तरह से मेहनत कर रही थीं, इस बात का एहसास मुझे छोटी सी उम्र में हो गया था। शाम को 5 बजे बाबा घर आ जाते थे। उसके बाद माँ मशीन पर काम नहीं कर पाती थीं, क्योंकि वो माँ का सिलाई का काम पसंद ही नहीं करते थे। लेकिन जब बाबा रात का खाना खाने के बाद सो जाते तो माँ सिलाई मशीन लेकर छत पर बने कमरे में चली जाती और पूरी पूरी रात बैठकर लोगों के कपड़ों के ऑर्डर पूरे करती रहती। यूँ पैसे जोड़ जोड़ कर उन्होंने मेरा यूनिफॉर्म, किताबें और फिर एडमिशन उस स्कूल में करवा दिया। माँ बहुत खुश थीं कि उनकी बेटी की पढ़ाई का इंतज़ाम तो अच्छा हो गया। मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं उनकी तरह अनपढ़ रह जाऊँ। इस छोटे से स्कूल में एडमिशन होने पर मेरी चाची ने हमारा बहुत मजाक बनाया था। उनके हालात हमसे काफ़ी अच्छे थे। चाचा सब्जी मंडी में काम करते थे और उनका काम भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। उनके घर में रोज़ फ्रूट्स और सब्जी की टोकरी भर भर कर आती थीं। चाची उसे ख़राब होने के डर से मोहल्ले में जिस घर उनका आना जाना होता था वहाँ दे देती थीं, या फिर अपनी सहेलियों में बांट देती थीं। लेकिन हमें भूल कर भी ना देती। खुदा जाने वो हमसे किस बात का बैर रखती थीं कि हर वक्त हमारी तरफ से मुंह बनाए रखती थीं। हालांकि मेरी माँ बहुत ही खुश अखलाक और सब्र वाली औरत थीं। चाची जितनी बार भी हमारे घर आती, मेरी माँ उठकर उनका बहुत ही अच्छे से इस्तकबाल करती थीं। अच्छी सी चाय बनाकर उनके सामने रखती। लेकिन ये सलूक चाची ने कभी माँ के साथ नहीं किया था। माँ मुझे जितनी बार भी चाची के घर लेकर गईं तो चाची ने हमें कभी उठकर एक गिलास पानी का भी नहीं पूछा। हम सूखे मुँह ही उठकर उनके घर से वापस आ जाते थे। कई बार मुझे माँ पर गुस्सा भी आया। चाची के आने पर आप उनकी इतनी आओ भगत क्यों करती हैं? तो माँ के चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट फैल जाती। वो मुझे टोकते हुए कहती, बुरी बात है हानिया, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं और उनके आने पर कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। अल्लाह नाराज़ होता है और मेहमानों के आने से तो रोजी रोटी में बरकत होती है। माँ की ऐसी बातें सुनने के बाद मेरे दिल में थोड़ी बहुत चाची के लिए जो अदावत पैदा होती थी वो ख़त्म हो जाती थी। मेरी माँ की जो परवरिश थी वो बहुत ही अच्छे से थी। वो बहुत ही सादा तबीयत की मालिक थीं। दूसरों से नफ़रत और इंतकाम के जज्बात उनके दिल में कभी पैदा नहीं हुए। हालांकि कई बार जब मैं चाची के घर उनके बच्चों के साथ खेलने जाती तो उनके बच्चों से पिटकर आ जाती और रोते रोते मैं माँ के पास जाती। लेकिन मेरी माँ कभी भी गिला लेकर चाची के पास नहीं गई थीं। लेकिन जब चाची के बच्चे हमारे घर खेलने के लिए आते तो माँ के डर की वजह से वो मुझे मार तो ना पाते, लेकिन किसी न किसी बात को बहाना करके वो मुझसे लड़ते और चाची को शिकायत लगाते कि हानिया ने हमें मारा है। तो चाची फ़ौरन भागते हुए ऊपर आती और माँ के साथ लड़ाई करने लग जाती। ऐसे में माँ को हमेशा मैंने बर्दाश्त करते हुए ही देखा था। वो लौटकर एक भी बात चाची को नहीं कहती थी। चाची के बच्चों के ख़राब रवैये की वजह से मैंने चाची के बच्चों के साथ खेलना ही छोड़ दिया था और नीचे के पोर्शन में भी कभी अकेली नहीं जाती थी।
जब भी जाती तो माँ के साथ ही जाती थी। स्कूल जाने से पहले एक दिन मैंने अपनी सफ़ेद सलवार और नीली कमीज वाली यूनिफॉर्म पहनकर जब सीढ़ियों से नीचे उतरी तो मेरी यूनिफॉर्म देखकर चाची बहुत हंसी थीं और अपने बेटों से बोलीं, लो इन्हें भी तुम्हारी तरह स्कूल जाने की रेस पैदा हो गई। अपने बच्चों से मुखातिब हुए बोली थी चाची, जिस बात पर उनके बच्चे भी हंसने लगे थे। चाची के बच्चे अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, जिनकी यूनिफॉर्म भी खूबसूरत थी। पैंट शर्ट के साथ नई वाटर बॉटल, खूबसूरत महंगे महंगे बैग और चमचम करते स्कूल शूज़ में किसी शहजादों से कम नहीं दिखते थे। मैं तो बस उन्हें देखती ही रह जाती थी। अब सब मिलकर मेरी यूनिफॉर्म का मजाक बना रहे थे। कॉटन की नीली कमीज और सादी सी सफ़ेद सलवार घर पर ही सिलकर मेरी माँ ने मेरे लिए एक बैग बना दिया था। सरसों का तेल लगाकर कसकर मेरी चोटी बनाई थी और मेरे गले में मेरी माँ ने बैग लटका दिया था। लेकिन मुझे ये भी बहुत गनीमत था कि कम से कम मैं स्कूल तो जा रही थी, इसलिए मुझे उनके हंसने की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं थी। वो मेरे सामने ही गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। हालांकि मेरा स्कूल भी उन्हीं के रास्ते में पड़ता था। वो चाहते तो मुझे अपने साथ बिठाकर स्कूल के पास उतार सकते थे, लेकिन चाची की डर की वजह से अगर चाचा चाहते भी होंगे तो कह नहीं पाते होंगे। खैर, मुझे उनकी गाड़ी में बैठकर स्कूल जाने की परवाह भी नहीं थी। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि मैं स्कूल जा रही थी। मेरी माँ ताला लगाकर सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आईं तो चाची ने माँ को रोका और कहा, भाभी किधर जा रही हो? उनके लबों लहजे में बड़ी काट थी। माँ ने कहा कि हानिया को स्कूल में दाखिला करवाया है, आज उसका पहला दिन है तो उसे छोड़ने के लिए जा रही हूँ। फिर कल से ये खुद ही आया जाया करेगी क्योंकि स्कूल भी नज़दीक ही है। माँ ने जवाब दिया तो चाची ने इंतहाई बुरा सा मुँह बनाया और माँ से कहा, भाभी सठिया गई हो क्या? अरे बेटी को कौन पढ़ाता है? इसे कुछ घर के काम काज सिखाओ, कोई झाड़ू पोंछा, चूल्हा चौका, कढ़ाई सिलाई के काम सिखाओ। लड़कियां तो पराया धन होती हैं, उन्हें तो ब्याह कर रुखसत करना होता है। वो तो जिनके यहाँ बेटे होते हैं उन्हें स्कूल में पढ़ाना उनकी मजबूरी होता है, क्योंकि कल उन्होंने ही घर की बागडोर संभालनी होती है। लड़कियों का क्या हक है पढ़ाई पर? मेरी चाची ने मेरी माँ को बेटा न होने का एहसास बातों ही बातों में करा दिया था। माँ ने बहुत ही सादगी से मेरी चाची की बात सुनी, फिर इंतहाई संजीदगी से चाची को जवाब दिया, लड़कियों को भी पढ़ाने का हक हमारे धर्म ने हमें दिया है, क्योंकि हमारे धर्म ने मर्द और औरत दोनों पर ही तालीम फ़र्ज की है। बाकी रह गया झाड़ू पोंछा चौका और सिलाई कढ़ाई, तो वो तो बेटियों की घुट्टी में ही शामिल होता है। वो उन्हें सिखाना नहीं पड़ता, धीरे धीरे जब उनके सर पर आकर पड़ती है तो वो खुद ही सीख जाती हैं। ये कहकर माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गईं। जब मैं स्कूल के पास पहुंची तो माँ ने मुझसे कहा, हानिया तुम किसी भी बात को अपने दिल पर मत लेना, बल्कि अपनी सारी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर देना। ये पढ़ाई ही तुम्हारा एक हथियार है जिसे तुम कल इस दुनिया को जीत कर दिखाओगी। मैंने अपनी माँ की बात पर सिर हिलाया और स्कूल के गेट के अंदर दाखिल हो गई, जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया मेरा इंतजार कर रही थी। अपनी ही तरह की स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुई लड़कियों को देखकर मेरा कॉन्फिडेंस लौट आया और मैं जल्दी से उनमें घुल मिल गई। मेरी चाची की कोई बेटी नहीं थी, 3 बेटे थे और उन्हें इस बात पर बेहद घमंड था। अक्सर माँ को बेटी पैदा करने और फिर और औलाद पैदा न करने के ताने दिया करती थीं, लेकिन मेरी माँ दुख भरी गहरी सांस लेकर खामोश हो जाया करती थीं। मैं कम उम्र थी लेकिन इन बातों को अच्छी तरह से समझती थी। मैंने 1-2 बार माँ की तरफ से बोलना चाहा तो मेरी माँ ने डांट कर मुझे चुप करा दिया कि बड़ों की बीच में नहीं बोला करते। वो हमेशा से ही खामोशी को तरजीह देती थीं, लेकिन मेरी चाची हमेशा इस बात का फ़ायदा उठाती। उन्हें लगता था कि मेरी माँ कमज़ोर हैं, वो जो चाहे उन्हें सुना सकती हैं और वो कह सकती हैं, और किसी हद तक वो अपनी सोच में सही भी थीं, क्योंकि माँ को सपोर्ट करने वाला उनका मायका भी ना था। उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे और भाई ऐसा परदेश गया कि फिर दोबारा लौट कर नहीं आया। जबकि चाची एक भरे पूरे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। उनकी माँ और बहनें बहुत ही तेज़ थीं, भाइयों के मिजाज भी इंतहा बढ़े हुए थे। इस वजह से चाचा भी कभी भी चाची के सामने उफ नहीं करते थे और इसी बात का मान चाची को बैठ गया था। पहले उन्होंने दादा दादी का नाक में दम कर रखा था जब तक वो जिंदा रहे, और उनके मरने के बाद चाची को तो जैसे खुली आज़ादी ही मिल गई थी। वो हर चीज़ की मालकिन बन बैठी थीं। और फिर मेरे बाबा की अचानक मौत ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। मैं और मेरी माँ दिमागी तौर पर इस सदमे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इस अचानक आई आफत ने हमें हिलाकर रख दिया था। मेरी माँ चारपाई के साथ जा लगी थीं। उस समय मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती थी।
मेरे बाबा का चले जाना एक नन्ही सी जान पर कयामत बनकर टूट पड़ा था। इससे ज़्यादा तकलीफ वाली बात क्या होती कि मेरे बाबा मुझे अकेला बेसहारा छोड़कर चले गए थे और मेरी माँ ने चारपाई पकड़ ली थी। जब मेरी माँ तकलीफ से बहुत ज़्यादा कराहने लगती थीं तो एक दिन मैं चाची के पास गई और उनसे कहा कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। तो वो बड़े मज़े से सेब खाते हुए कहने लगीं, अपनी माँ को किसी डॉक्टर को दिखाओ। मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ही हूँ जो तेरी माँ को दवाई दे दूँगी। इतना सख्त लहजा और उसकी कांटदार अंदाज पर मेरा दिल दुखी हो गया और मैं रोने लगी। मैं बोली, चाची, माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं ये साबूदाना लेकर आई हूँ, लेकिन मुझे बनाना नहीं आता, आप बना दें। मैंने इल्तिजा की। वैसे तो तुम माँ बेटी हवा में बड़े तीर चलाती हो, लेकिन तुम्हें साबूदाना पकाना भी नहीं आता। आखिर तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया भी है या नहीं? उस दिन मैंने जब तुम्हारी माँ से कहा था तब तो बड़े भाषण दे रही थी, अब कहाँ गया वो भाषण? मैंने तो पहले ही कहा था कि बेटी जात है, उसे कुछ खाना पकाना सिखाओ, आगे काम आएगा। लेकिन उस समय तो तुम्हारी माँ के सिर पर पढ़ाई का भूत सवार था, लेकिन लगता है अब वो भूत उतर चुका है। एक के बाद एक सेब के पीस मुंह में डालती जा रही थीं और लगातार बोलती जा रही थीं। पर इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलती, मैंने यही सही समझा कि वहाँ से चली जाऊँ। मैं ऊपर आई तो मेरी माँ दीवार के सहारे कमर लगाए बैठी हुई थीं। तो मैं दौड़कर उनके सीने से जा लगी और रोने लगी। मैं बोली, आप जल्दी से ठीक हो जाएं, वरना मेरा कौन है, मेरा क्या होगा? मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं चीखें मार मार कर रोने लगी। मुझे रोता हुआ देखकर मेरी माँ भी रोने लगीं। उनके तमाम जख्म हरे हो गए थे। हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे, लेकिन हमें तसल्ली देने वाला कोई न था। इसलिए हम दोनों ने ही एक दूसरे के आंसू पोंछे और तसल्ली दी। मेरी माँ ने मुझे कमज़ोर आवाज़ में साबूदाना पकाने के लिए गाइड किया और अल्लाह के फजल से साबूदाना पक भी गया। साबूदाना खाने के बाद कुछ पैसे लिए मेरी माँ ने और फिर पास की डिस्पेंसरी में अपना चेकअप करवाने चली गई। और वहाँ जो रिपोर्ट आई और जो टेस्ट हुए, उससे पता चला कि मेरी माँ के मैदे में अल्सर हो गया है, जो बिगड़कर कैंसर का रूप अख्तियार कर चुका है। इसके लिए डॉक्टरों ने जो दवा लिखी थी वो बहुत ज़्यादा महंगी थी। मेरी माँ, जो इस बीमारी का सुनकर ही टूट चुकी थीं, दवाइयों की पर्ची लिए हुए घर वापस आ गईं। लेकिन मेरी माँ इस बीमारी से जूझने की पूरी कोशिश कर रही थीं, क्योंकि मेरी माँ को मेरी भी चिंता थी कि उनके बाद मेरा क्या होगा। अब मेरी माँ दिन रात कपड़े सिलाई करने लगी थीं, लेकिन दिन ब दिन मेरी माँ इतनी कमज़ोर हो गई थी कि कपड़े सिलाई करते करते वहीं सिलाई मशीन के पास ही लेट जाती और जब थोड़ा सुकून मिलता तो फिर से उठकर कपड़े सिलाई करने लगती। कभी कभी गहरी गहरी सांसें लेने लगती। मैं माँ की हालत को देखकर अक्सर बेचैन हो जाया करती थी। मुझे दिन रात बस एक ही डर रहने लगा था कि अगर मेरी माँ भी बाबा की तरह इस दुनिया से चली गई तो फिर वो कभी लौट कर नहीं आएंगी। और फिर यही ख्याल मुझे तड़पा देता था। और एक दिन माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसी दिन चाचा चाची हमारे घर आए और आते ही उन्होंने एक धमाकेदार बात की, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। चाचा हमारे वाले पोर्शन को किराए पर देने की बात कर रहे थे। मेरी माँ ने हैरान होकर पूछा, अगर आप किराए पर हमारा पोर्शन दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? जिस पर चाचा ने कहा कि आप किराए पर रहें। मेरी माँ ने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, अपना घर छोड़कर मैं क्यों जाऊँ? चाचा ने कहा कि आपसे किसने कह दिया कि ये घर आपका है? ये घर मेरे भाई ने मरने से पहले मेरे नाम कर दिया था और ये रहे उसके कागजात। मैं नहीं मानती इन कागजात को। मेरी माँ ने वो कागजात उठाकर ज़मीन पर फेंक दिए। चाची ने वो कागजात ज़मीन से उठाए और अपने शौहर की तरफ देखकर बोली कि आपने इन्हें बता दिया, यही काफ़ी है, अब चलो यहाँ से। जब वो जाने लगीं तो मेरी माँ ने रोते हुए दुहाई दी, ये जुल्म का हिसाब आपको देना पड़ेगा। आप लोग अपने बड़े भाई का हक खा रहे हैं, ये आपको कभी नसीब नहीं होगा, आपको मेरी हाय लगेगी। लेकिन मेरी माँ की बातों को लोगों ने अनसुना कर दिया और वहाँ से चली गईं। जबकि मेरी माँ का सांस उखड़ने लगा था और उनकी हालत बिगड़ने लगी। वो घर से बेघर होने का सदमा बर्दाश्त न कर सकीं और उनकी सांस ऐसी उखड़ी कि फिर दोबारा ना आई। वो मुझे इस बेरहम दुनिया में अकेला ही छोड़कर जा चुकी थीं। माँ की मौत के तीसरे दिन ही चाचा ने हमारा पोर्शन किराए पर लगा दिया। जहाँ तक मेरी बात थी, मैं चाचा के घर में एक नौकरानी के तौर पर काम करने लगी। चाची मुझे नौकरानियों से भी ज़्यादा काम करवाती थीं। उनके हर काम पर मुझे सर झुकाना होता था। अगर मैं उनका हुक्म मानने से मना कर देती तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मारा करती थीं। चाचा भी मेरी जरा सी गलती पर मुझे न जाने कितनी बातें सुना देते थे। चाची कहती कि मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए हमारे घर में आकर बैठ गई है, दफ़ा भी नहीं होती। यतीम खाने भेजने के बारे में भी वो चाचा से कई बार कह चुकी थीं,
लेकिन अपने मिलने मिलाने वालों के डर की वजह से चाचा ऐसा करने से बाज रहे थे। लेकिन मेरा जीना हराम हो चुका था। मुझे तो घर में पेट भर रोटी भी नसीब नहीं होती थी, ऊपर से पूरे घर का काम लिया जाता था। अगर मैं बीमार हो जाती तो चाची कहती कि काम से बचने के लिए बहाने करती है। मैं चुपके चुपके रातों को रोते हुए अपनी माँ को और अपने बाबा को याद करती और साथ ही साथ अपने मरने की भी दुआएं मांगा करती थी। ये तो जानती थी कि मुझे इस घर से चाची भगाना चाहती हैं और वो मुझे हर सूरत आज नहीं तो कल इस घर से निकाल कर ही रहेंगी। लेकिन इस तरीके से इतनी दूर अकेले बाजार में छोड़ देंगी, ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। अपने पीछे की ज़िंदगी की कहानी को कुरेदते मेरा दिमाग थक गया, तो मैंने करवट मोड़ ली और फिर एकदम से उठकर बैठ गई, क्योंकि सामने तो वही नौजवान बैठा हुआ था। अंधेरे की वजह से मैं उसका चेहरा साफ तरह से तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक मुझे अंधेरे में भी साफ नज़र आ रही थी और इसी बात ने मुझे खौफजदा भी कर दिया था। और अचानक मेरे मुंह से निकला कि तुम इंसान नहीं हो, आखिर तुम कौन हो? उसकी तेज़ चमकदार आंखें मुझे डरा रही थीं। वो मुझे अपनी चमकदार आंखों से बहुत ही प्यार के साथ घूर रहा था। मैं अपने आप में ही सिमटती चली जा रही थी। मुझे डरते हुए देखकर उसने मेरे ऊपर से निगाह हटा ली और फिर धीरे से बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। आज तक न जाने कितने इंसानों से मेरा वास्ता पड़ा, लेकिन तुम्हारे जैसा खूबसूरत मैंने कोई इंसान नहीं देखा। मैं एक जिन्न हूँ। मेरा नाम अरसलान है, लेकिन तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। ये तो मुझे भी मालूम था कि वो मुझे कुछ नहीं कहेगा, वरना वो मेरी मदद करता ही क्यों। मैंने खुद को तसल्ली दी और फिर पूछा कि तुम यहाँ क्यों हो? उसने कहा कि अपनी ही कुछ छोटी सी गलती की वजह से मेरे कबीले वालों ने मुझे निकाल दिया और मेरी सारी ताकतें भी छीन लीं, और उन ताकतों को हासिल करने के लिए मुझे 5 साल लगेंगे। फिर वो बोला, तुम बताओ रात के अंधेरे में यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उसे अपनी सारी कहानी बता दी, जिसे सुनकर वो बोला कि अब तो तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं और मैं तुम्हें हर वक्त अपने साथ भी नहीं रख सकता। मैं तुम्हें एक बहुत ही नेक दिल खातून अम्मा जान के पास छोड़ दूँगा। वो रूहानी अमलियात में माहिर हैं और मेरी उस्ताद भी हैं। जब मेरे 5 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। अगर उसने अपना आगे का जुमला अधूरा छोड़ दिया तो मैंने हैरानी से पूछा कि अगर क्या? तो उसने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा कि अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ, मगर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं ले जाऊँगा। ये फ़ैसला मैं तुम पर छोड़ दूँगा। मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई थी। उस समय मेरी उम्र केवल 13 साल थी और प्यार मोहब्बत की बातें अभी मेरे ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ती थीं, लेकिन उसकी बात सुनकर मेरे दिल को बेहद सुकून मिला था। अगली सुबह वो अपने वादे के मुताबिक अम्मा जान के पास मुझे ले गया, जिनके नूरानी चेहरे पर मेरी नज़र पड़ते ही मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मैं अपनी माँ के पास आ गई हूँ। अम्मा जान बहुत ही नेक खातून थीं। यहाँ के लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। वो हर वक्त तो खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहती थीं। मेरी ख्वाहिश पर उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मैंने 10वीं क्लास पास कर ली। मेरी ख्वाहिश पर ही उन्होंने मुझे कॉलेज में भी एडमिशन दिलवा दिया। उनकी कमाई का जरिया क्या था ये तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन उनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। जब भी मुझे किसी चीज़ को खाने का दिल करता तो वो चीज़ मुझे फ़ौरन ही मिल जाती। वो मेरा हर तरह से ख्याल रखती, लेकिन कुछ दिनों से उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि अंदर से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, लेकिन मैं उनसे पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक दिन उन्होंने मेरी मुश्किल खुद ही आसान कर दी। कहने लगीं कि तुम कॉलेज जिस काम के लिए जाती हो वही काम करके घर वापस आ जाया करो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। ये कहकर वो कमरे से चली गईं, लेकिन उनकी बातें मेरे दिल में बैठ गई थीं, यानी कि वो सब कुछ जान चुकी थीं। मुझे शर्मिंदगी होने लगी। कॉलेज में एक लड़का था जो बहुत ही हैंडसम था। कुछ दिनों से मेरी उसके साथ दोस्ती बढ़ने लगी थी और शायद यही बात अम्मा जान को नापसंद आई थी। उन्होंने अपने इल्म से पता लगा लिया था, इसीलिए उन्होंने मुझे दो माने अंदाज में समझा दिया था। लेकिन मैं सोचने लगी कि आखिर रुस्तम में क्या ख़राबी है? वो मुझे पसंद करता है, देखने में भी हैंडसम है और मुझसे शादी भी करना चाहता है, और आखिर मुझे भी तो एक न एक दिन शादी करनी है। पूरी ज़िंदगी तो मैं ऐसे ही नहीं गुजार सकती। मैं अभी यही सब बातें अपने दिल में सोच रही थी कि मुझे अपने आसपास एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। ये खुशबू मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी और फिर एकदम मेरे दिमाग में अरसलान का ख्याल आ गया। कहीं अरसलान तो नहीं? उसने 5 साल बाद आने का वादा किया था और आज 5 साल पूरे हो चुके थे। मुझे तो ये कल की ही बात लगती थी।
मैंने गर्दन घुमाकर दाएं बाएं देखा, लेकिन मुझे कहीं भी अरसलान दिखाई न दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तो हमारी क्लास में एक नया लड़का आया था। पहले दिन तो वो लड़का मुझे बहुत ही अजीबोगरीब सा लगा। वो ब्रेक टाइम में भी क्लास के अंदर ही बैठा रहा। मैं और रुस्तम गैलरी में आकर बैठ गए। उससे बातें करते हुए मुझे बार बार एहसास हो रहा था जैसे मुझे कोई देख रहा है। मैंने दाएं बाएं देखा, लेकिन मेरे आसपास कोई नहीं था। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने काम में बिजी थे। अचानक मेरी नज़र अपनी क्लास की खिड़की में पड़ी, जिसके पास ही वो लड़का बैठा हुआ था और मेरी तरफ ही देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए दोबारा रुस्तम से बातचीत में बिजी हो गई, लेकिन वो लड़का मुझे बार बार घूरे जा रहा था। मुझे घर में भी यह एहसास होने लगा था कि जैसे मुझे कोई देख रहा है। इसके अलावा एक जानी पहचानी सी खुशबू मुझे हर वक्त अपने आसपास महसूस होती थी। रुस्तम और मेरे साथ को तकरीबन 2 साल हो गए थे और मैंने रुस्तम को बहुत ज़्यादा शरीफ पाया था। अगर मैं किसी से शादी करती तो मेरी पहली पसंद रुस्तम ही था। मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया था। बस इंतज़ार था तो इस बात का कि रुस्तम कब इकरार करता है। एक दिन रुस्तम मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर ले गया। मैं मना करती रही, लेकिन वो नहीं माना। मैं आइसक्रीम खा रही थी। कुछ आइसक्रीम मेरे होंठों पर लग गई, जिसे रुस्तम ने अपनी उंगलियों से साफ कर दिया कि तभी मुझे अपने चेहरे पर एक रोशनी सी महसूस हुई, जैसे कोई मेरी फ़ोटो खींच रहा हो। लेकिन फिर मुझे अपना वहम लगा। मैंने जैसे ही उसको चलने को कहा तो उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला और एक मखमली डिबिया मेरे सामने रख दी। मैंने हैरानगी से उसे देखा तो उसने वो डिब्बी खोल दी। उसमें गोल्ड की रिंग थी। फिर उसने वो रिंग मेरी उंगली में पहना दी और उसने कहा, आज से तुम मेरी मंगेतर हो, क्या तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? तो मैंने शर्मा कर ना में सिर हिला दिया और हाँ कर दी। मैं बहुत जल्दी अपनी माँ को तुम्हारे घर लेकर आऊँगा, लेकिन आजकल वो बहुत बीमार रहती हैं। मुझसे कहती हैं कि एक बार हानिया से मिलवा दो। ज़िंदगी का क्या भरोसा, अगर तुम चाहो तो मेरी माँ से एक बार मिल लो। मैंने परेशान होकर उसकी तरफ देखा। पता नहीं मेरी अम्मा जान मुझे इस बात की इजाज़त देंगी या नहीं। मैंने उससे कहा तो वो धीरे से बोला, तुम कॉलेज टाइम में ही मेरी माँ से मिल लो। मैंने उसकी इस बात पर हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज आई तो ये देखकर हैरान हो गई कि वो लड़का रुस्तम के गिरबान को पकड़ते हुए पता नहीं उसे क्या कह रहा था। मैं दौड़ते हुए जब उसके पास आई तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि रुस्तम के होंठों से खून निकल रहा था और उसका गाल भी सूजा हुआ था। ये क्या हो रहा है? मैंने बौखलाए हुए दोनों को अलग किया तो वो लड़का कहर भरी नज़रों से रुस्तम को घूरता हुआ चल दिया। ये सब क्या है? मैंने रुस्तम से पूछा तो वो फट पड़ा, इसे तो मैं देख लूँगा, न जाने खुद को क्या समझता है। मैंने पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तो रुस्तम ने बताया कि ये लड़का अचानक मेरे पास आया और कहने लगा, हानिया से दूर रहो। अब ये होता कौन है ऐसा कहने वाला? मैं रुस्तम की बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान थी। भला उस लड़के को मेरे और रुस्तम के रिश्ते से क्या परेशानी थी? उस दिन मेरा कॉलेज में मन नहीं लगा और मैं घर वापस आ गई। घर वापस आई तो अम्मा जान के कमरे से ऊंची ऊंची किसी की बातों की आवाज़ें आ रही थीं। दरवाज़ा खोलकर देखा तो मेरे ऊपर हैरत के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि सामने वही लड़का बैठा हुआ था जिसकी पुरस्कार बातों ने मुझे और रुस्तम को परेशान कर रखा था। मैंने गुस्से से कहा, तो मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गए? ये क्या बकवास की है तुमने रुस्तम पर हाथ क्यों उठाया? हानिया, ये क्या बदतमीजी है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अम्मा जान ने डपट कर कहा तो मैं बोली, बदतमीजी तो ये कर रहा है, पूछें इसे। मैं गुस्से से फट पड़ी, जिस पर अम्मा जान ने कहा, तुम इतनी जल्दी अपने एहसान करने वाले को कैसे भूल सकती हो? हानिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये अरसलान है, वही अरसलान जिसने तुम्हारी इज्जत लुटने से बचाई थी। मुझे अम्मा जान की बात सुनकर एक झटका लगा, लेकिन मैं संभल गई और बोली, तो ये क्या चाहता है कि बदले में मुझे अपने साथ ले जाएगा? मेरी बात सुनकर अरसलान बहुत ही धीरे से बोला था, हानिया, रुस्तम अच्छा लड़का नहीं है, तुम मुझसे दूर रहो। अरसलान की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अच्छे लड़के तो तुम नहीं हो, कॉलेज में गुंडागर्दी करते हो, अपनी ताकत कमज़ोर लोगों पर आजमाते हो। आज तुमने रुस्तम पर हाथ क्यों उठाया? मेरी बात सुनकर अरसलान खामोशी से बाहर चला गया था। मैंने देखा कि अरसलान की आंखों के कोने गीले हो गए थे, जबकि अम्मा जान अपना सर पकड़कर बैठ गई थीं। 2 दिन बाद मैं कॉलेज गई तो रुस्तम मुझे अपने घर अपनी बीमार माँ को मिलवाने ले गया। जब मैं उससे मिलने उसके फ्लैट पर पहुँची तो वहाँ कोई न था। मैंने उसे उसकी माँ के बारे में पूछा तो वो इधर उधर की बातें करने लगा। कहने लगा कि वो पास की मार्केट तक गई हैं, कुछ ही देर में आ जाएंगी। रुस्तम की बात सुनकर मुझे झटका लगा। मैंने कहा, तुमने तो कहा था तुम्हारी माँ बीमार हैं, बिस्तर से उठ भी नहीं पाती, फिर वो मार्केट कैसे गईं? जिस पर रुस्तम भी चौंक गया था। फिर एकदम से बात को संभालते हुए बोला,
कि मैंने तो माँ को बहुत मना किया था, लेकिन माँ को तुम्हारे आने की इतनी खुशी थी। कहने लगी, मैं अपनी होने वाली बहू के लिए खुद अपने हाथों से एक ख़ास केक लेकर आऊँगी। बस इसीलिए वो रिक्शा करके चली गईं। रुस्तम की बात से मुझे थोड़ा बहुत इत्मीनान तो हो गया था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। थोड़ी देर में रुस्तम ने मेज़ पर लाकर एक बोतल और 2 गिलास रख दिए। मुझे हैरत का तेज झटका लगा, यानी रुस्तम ड्रिंक भी करता है। उसने जल्दी जल्दी 2 पैग बनाए, एक अपने लिए और दूसरा मेरी तरफ बढ़ाया। मैं गुस्से से उठ खड़ी हुई। मैंने घर वापस जाने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए और जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला, घर के अंदर 3 लड़के दाखिल हुए और मुझे देखते ही उनकी आंखों में भी चमक आ गई थी। वो सब मेरी तरफ गंदे इरादों से बढ़ने लगे। मैं शोर करने लगी तो रुस्तम ने कहा, चुप रहो, जो हम कह रहे हैं वही करो, वरना ये पिक्चर वायरल कर देंगे। ये वही पिक्चर थी जब मैं आइसक्रीम पार्लर में बैठी रुस्तम के साथ आइसक्रीम खा रही थी। इससे पहले कि वो मेरे साथ कुछ गलत करते, अरसलान एक बार फिर से मेरी इज्जत बचाने के लिए वहाँ पहुँच गया था और उसने उन लड़कों की ऐसी दुर्गति बनाई कि शायद वो ज़िंदगी भर किसी लड़की की तरफ नहीं देखेंगे। अरसलान मुझे वहाँ से लेकर अम्मा जान के पास पहुँचा। अम्मा जान ने मुझे सीने से लगाया और शुक्र के कलमे पढ़ने लगीं। कहने लगीं, मैंने तुम पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई, तुमने जो कहा, जो चाहा करने दिया, लेकिन इस सब की वजह अरसलान था, क्योंकि अरसलान ने मुझसे कहा था कि तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, तुम्हें हर तरह की आज़ादी दी जाए। मैं अरसलान की किसी बात को टाल नहीं सकती थी, क्योंकि अरसलान को मैंने अपने बच्चे की तरह रखा है, लेकिन तुमने आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाया। उनके लहजे में हल्का सा शिकवा था। मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। थोड़ी देर बाद अरसलान बोला था, हानिया, मैंने तुमसे 5 साल बाद तुम्हें यहाँ से ले जाने का वादा किया था, लेकिन फ़ैसला तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो मुझसे शादी करके मेरे साथ चल सकती हो, वरना अम्मा जान के पास रह सकती हो। तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अरसलान की बात सुनकर मैं रोते हुए एकदम से अरसलान के सीने से जा लगी थी और रोते हुए बोली, अरसलान, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। इस इंसानी बस्ती में रिश्तों ने मेरे साथ बहुत फ़रेब किया है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं रोते हुए बोली और अरसलान मुस्कुरा दिया। उसने मेरे माथे को चूम लिया। अरसलान मुझसे सच्चा प्यार करता था, वो एक जिन्न था, लेकिन अब मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। अरसलान की सच्ची मोहब्बत इस बात से जाहिर होती थी कि उसने अपने तमाम ताकत होने के बावजूद भी मुझ पर अपनी ज़बरदस्ती नहीं की थी और ना ही मुझसे ज़बरदस्ती कोई रिश्ता बनाया था। मैंने सुकून से अपना सिर अरसलान के कंधे पर टिका दिया, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में दूर दूर तक डर और खौफ का नामो निशान तक नहीं था। अरसलान ने भी कसकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।